जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसे स्टोरी के रूप में पढ़ते हो तो बहुत मज़ेदार रहता है। अगर स्टोरी के रूप में नहीं पढ़ोगे तो ये काफ़ी टफ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल जो है ये इतिहास के सबसे शुरुआती काल को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी कब से मिलना शुरू हुआ तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखो 1861 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वायसराय थे, इन्होंने पुरातात्विक विभाग का, यहाँ पे देखो पुरातात्विक जो विभाग है इनका इन्होंने निर्माण किया। किस विभाग का? पुरातात्विक विभाग। ये वायसराय जो है ये पहले गवर्नर जनरल के पद नाम से जाना जाता था। 1854 के बाद क्या हो गया? ये बन गया, वायसराय बन गया। तो पहला जो वायसराय है ये लॉर्ड कैनिंग है और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया ये टॉपिक? तो ये वायसराय जो है, लॉर्ड कैनिंग जो है, इन्होंने पुरातात्विक विभाग का निर्माण किया और इस पुरातात्विक विभाग का निर्माण पूरे भारत का महानिर्देशक, ठीक है, पूरे भारत का जितने भी जगह खुदाई होगा उसका महानिर्देशक कौन होगा? महानिर्देशक होगा अलेक्जेंडर कनिंघन होगा। कौन होगा? अलेक्जेंडर कनिंघन होगा। तो इसी को क्या कहा गया? 1861 में जो महानिर्देशक जो अलेक्जेंडर कनिंघन थे, इन्हें पुरातात्विक विभाग के खोज का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोज का जनक। क्यों? क्योंकि इन्हें ही महानिर्देशक बनाया गया है, इसीलिए इसे खोज का जनक कहा जाने लगा। समझ में आया ये टॉपिक? आगे बढ़ें। इसके बाद 1863 में देखो एक चीज और मैं बता देता हूं कि महानिर्देशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघन है। समझो ना इस टॉपिक को। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघन जो है वो महानिर्देशक है। तो महानिर्देशक के अंदर कई पुरातात्विक कई पुरातात्विकविद काम करेंगे इसके अंदर। मतलब छोटे छोटे मान लो कर्मचारी कह सकते हो उसे। तो इसके अंदर कई कर्मचारी काम करेंगे। उनमें से मान लो ये एक कर्मचारी है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है, कौन है? कर्मचारी है। तो इन्होंने 1863 में पहली बार इन्होंने खोज किया। और खोज किस चीज़ का किया? इन्होंने जगह की खोज किया। उस जगह का नाम है पल्लावरम। उस जगह का नाम है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो पल्लावरम नाम के जगह की खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया सबसे पहले। जो प्रागैतिहासिक काल है इसके जो स्थान है या कुछ भी चीज़ की खोज है सबसे पहले किन्होंने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। तो इन्होंने सबसे पहले पल्लावरम जो तमिलनाडु में, इसकी इन्होंने खोज किया। कौन से सन में? 1863 में। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाने लगा? प्रागैतिहासिक काल के खोज के जनक कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन ये कर सकता है कि यहाँ पे महानिदेशक भी जनक कहलाता है और ये भी जनक कहलाता है। तो ये कौन है? ये जो है खोज करता है। ठीक है, ये कौन है? खोज करता है। ये खोज नहीं करता है, ये सिर्फ अपने स्थान पे बैठे रहेगा, जैसे राष्ट्रपति बैठा रहता है ना, और वहाँ पे सिर्फ हम जानकारी देते हैं, इसी तरह से ये बैठे रहेगा। ये जानकारी को यहाँ तक के पहुँचाने का काम कौन करेगा? रॉबर्ट ब्रूस फूट करेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो प्रागैतिहासिक काल के खोज किन्होंने किया? इन्होंने किया। तो खोज के जनक इन्हें कहा गया और इन्होंने जानकारी यहाँ तक पहुँचाया। तो भाई सबसे बड़े पद में जो बॉस का पद है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघन बैठा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है पुरातत्व विभाग के जनक कहलाएगा। समझ में आ गया? दोनों में मैंने अंतर बता दिया। अब याद रहेगा आपको, याद रखना भी, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे आते भी हैं। आगे बढ़ें। अब नए चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नए जगह के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे कोपेनहेगन लिखा है संग्रहालय। ये जो है वो कहाँ पे है? जो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क जो है यूरोप की एक कंट्री है। यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, 30 कंट्री के आसपास है। तो यूरोप में 25 से 30 कंट्री है। तो यूरोप में 25 से 30 कंट्री है। उसी कंट्री का एक 25 से 30 जो कंट्री है उनमें से एक कंट्री कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क जो है, डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन में कोपेनहेगन संग्रहालय है। यहाँ पे थॉमस नाम के एक पुरातात्विकविद जो है, इन्होंने इस संग्रहालय में गया। ठीक है, इस संग्रहालय में थॉमसन जो है वो इस संग्रहालय में गया। अब इस संग्रहालय में जाने के बाद इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के जितने भी समान वस्तुएं प्राप्त हुए थे उनको उन्होंने देखा। तो उनको उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसे एक काल में बांटना स्वाभाविक नहीं है। तो इसे उन्होंने कहा कि इसे 3 कालों में बांटा गया है।
ठीक है, एक काल में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए इसे 3 कालों में बांटा गया, क्योंकि हर में अलग अलग जानकारी मिल रहा था, तो 3 कालों में बांटा। तो देखते हैं कौन कौन से 3 काल है। एक है पाषाण काल है, एक कांस्य युग काल है और एक लौह युग काल है। ठीक है, तो ये 3 कालों में बांटा। तो देखो पाषाण काल, कांस्य युग, कांसा से मतलब क्या है, तांबा प्राप्त होना, तो जिस युग में तांबा प्राप्त हुआ उसे हम लोग कांस्य युग कहते हैं, जिस युग में लोहा प्राप्त हुआ उसे हम लौह युग कहते हैं, और जिस युग में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण काल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों जानकारी आपको मिल गया कि जहाँ पे तांबा प्राप्त हुआ उसे कांस्य युग कहेंगे, जहाँ पे लोहा प्राप्त हुआ उसे हम लौह युग कहेंगे। अब हम देखेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। पूरा पाषाण क्या है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न ही पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता, पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट इसे एक ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनते, तो यहाँ से आपको मैं जानकारी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहीं से जानकारी प्रोवाइड करें। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो मैं यहाँ से आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पूरा पाषाण काल में देखते हैं, जिसे पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक समय के बारे में पढ़ेंगे, एक है लक्षण के बारे में, एक औजार के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे स्थल के बारे में। ठीक है, 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समय के बारे में देख लेते हैं। तो पूरा जो पाषाण काल है इसका समय कितना था, तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं। तो 25 लाख से 10,000 के बीच को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, कितने से कितने के बीच को, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच को हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब लक्षण देख लेते हैं। लक्षण मतलब वहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, किसका हम क्या चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ लक्षण में आएगा। तो यहाँ पे जब खोज किया गया तो लक्षण में उन्हें मिला कि शिकार, ठीक है, जिसे हम आखेड़ भी बोलते हैं, शिकार करना को हम आखेड़ भी बोलते हैं। तो इस काल में क्या थे, जितने भी मानव थे वो सब शिकारी थे। क्या थे, शिकारी। तो यहाँ पे इसे मैं शिकार ना लिख के शिकारी लिख लेता हूँ। ठीक है, शिकारी थे, सभी के सभी क्या थे, मानव क्या थे, शिकारी थे। और शिकारी थे तो क्या करते थे, शिकार क्यों करते थे, खाने के लिए। क्यों करते थे, खाने के लिए। ठीक है, याद रखना, शिकारी थे और शिकार क्यों करते थे, खाने के लिए। इन्हें आग का ज्ञान तो था, ठीक है, आग का ज्ञान था, लेकिन इन्हें आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था। याद रखना, आग का ज्ञान था लेकिन आग का उपयोग का ज्ञान नहीं था। अगर आग के उपयोग का ज्ञान होता तो वो जो शिकार करते थे उसे पका के खाता, लेकिन इन्हें आग का ज्ञान तो था लेकिन आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये पका के नहीं खा सकते थे। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा तो आपको कहना है कि आग का ज्ञान था लेकिन आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था, ये कहना है आपको। ठीक है, आंसर में ये लेना है। इसी तरह से देखो यहाँ पे पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस समय पशुपालन का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि इस समय ये लोग शिकार करते थे और शिकार करने के बाद जो भी जीव को वो मारते थे उसे खा जाते थे। तो भाई पशु या जो भी हो उसको वो मार के खा जाते थे, तो वो पशु को कैसे पालेगा, इसीलिए इन्हें पशुपालन का ज्ञान नहीं था। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद औजार में आ जाते हैं। औजार से भी प्रश्न आते हैं, देख लेते हैं औजार से। तो देखो औजार जो है, इस समय के औजार कैसे थे, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। औजार कैसे थे, तो स्फटिक या क्वार्टजाइट का हुआ करता था। क्या का, स्फटिक या क्वार्टजाइट के औजार हुआ करते हैं। ठीक है, उस समय हुआ करते थे। इसी तरह से स्थल देख लेते हैं। तो 4 स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 स्थल मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। 4 स्थल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला स्थल देखो, अधिरम पक्कम जो है तमिलनाडु में। इस जगह की खोज की थी, किसने खोज किया था, तो किम जो है, किम नाम के जो पुरातत्विकविद है ना, इन्होंने खोज किया था। किम जो है, इन्होंने खोज किया था किस जगह का, कौन सी जगह को, तो अधिरम पक्कम जो जगह है इसके इन्होंने खोज किया था। इसी तरह से देखो यहाँ पे है हथनौरा दिया हुआ है। हथनौरा जो है एमपी में है, नर्मदा घाटी के पास। हथनौरा जो है एमपी में नर्मदा घाटी के पास। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ था और नरकंकाल यहाँ पे प्राप्त हुआ था। इसी तरह से देखो यहाँ पे भीमबेटका की गुफा दिया हुआ है। भीमबेटका की गुफा जो है एमपी में है, नर्मदा घाटी के पास। यहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसको याद कैसे करना है,
क्या मिले हैं? चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे? भीमबेटका की गुफा पे, जो एमपी नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से एक जगह है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है, जब यहाँ की खुदाई हुई तो यहाँ से औजार प्राप्त हुए, और औजार के साथ साथ यहाँ पे और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे प्राप्त हुआ अस्थि निर्मित मातृदेवी प्रतिमा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से ही अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ। ये जो प्रतिमा है ये बेलन नदी घाटी में है। ठीक है, बेलन नदी घाटी के पास जो है वहां पे प्राप्त हुआ था अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा, मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। तो मैंने अभी आपको पूरा पाषाण काल को पढ़ाया। इसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा।